हाँ भाई वो क्या दिया था? सब्जेक्टिव लेवल 3 दिया था। सब्जेक्टिव लेवल 3 में जो डाउट 7 एक और तो इसका वन का है क्या कैसे वन का कैसे होगा बताओ। एक तो कोई भी काम बना सकता है, बी वही उठाएगा तो ए उठाएगा। उसके पास चॉइसेस भी है, ऑप्शंस भी है। सेकंड पार्ट में इससे नहीं आ जाएगा। आपने दो काम चूज किए, बड़े वाला ए को दे दिया, छोटे वाला बी को दे दिया, टोटल पॉसिबिलिटी है इसमें। और कोई डाउट? फर्स्ट इसको एक केस बना के करना आ किसी के केस बना के तो केस बना के हो जाएगा। केस में काफी सारा पॉइंट इसमें थोड़ा लंबा प्रश्न है। केस का आइडिया हो जाएगा। और फिर आप 10 पहले a - 1 में a नहीं आएगा, वो कहता है a exactly k cards are drawn, first case appear। तो पहले a - 1 में कोई भी केस नहीं आएगा, तो कार्ड 1 by 1 करके ड्रॉ किए गए। तो पहली अटेम्प्ट में एस ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एस कितने होते हैं हमारे? 4। दूसरी अटेम्प्ट में भी एस ना आए, हम मानते चल रहे हैं कि प्लेसमेंट नहीं किया गया। पहले k - 1 पे इस प्रकार चलता रहेगा, -1 करते रहेंगे, और आखिरी वाली में एस आना ही है लास्ट वन पे। तो एस कितने हो जाएंगे? 4। और नीचे जब कितने अटेम्प्ट हो जाएंगे? k - 7। सेकंड में क्या है? 52 - 1। थर्ड में क्या होगा? 52 - 2। केयर में क्या? 52 - 8। ठीक है, समझ आ रहा है?
पक्का? चलो ऑर्डर आउट सब्जेक्टिव वर्ब 3 में करके आए हो सब लोग? यस सर। ऑर्डर आउट है किसी को? दूसरे का पहला दूसरे का पहला दूसरे का राइट डायग्राम से करो, बड़े आराम से हो जाएगा। ए का दे रखा है 0.3, बी का दे रखा है 0.8, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। तो ए का दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, तो ए में से इंटरसेक्शन बी निकाल दो, ये आ जाएगा। बी में से इंटरसेक्शन बी निकाल दो तो ये आ जाएगा। अब एक्जेक्टली वंस में सिर्फ इन दोनों को ही ऐड करना है। समझ आ गया भाई? दिया और ऑनलाइन वालों को समझ आ गया है? और फिर आप करके आए हो सब लोग? तुम दोनों ने हो गए सारे? फर्स्ट आओगे? अर्चना नहीं किया क्यों? अब बस भाई और क्या दिया था? डीपीपी 1, डीपीपी 1 में को डालो फर्स्ट। A quadratic equation is chosen, set of all quadratic equations which are unchanged by squaring their roots. अगर दोनों रूट 0 0 हो तो स्क्वेयरिंग करने से रूट अनचेंज रहते हैं, दोनों 1 1 हो तो स्क्वेयरिंग करने से अनचेंज रहते हैं, एक 0 1 1 हो तो स्क्वेयरिंग करने से अनचेंज रहते हैं। एक ओमेगा हो और एक ओमेगा स्क्वायर हो तो भी स्क्वेयरिंग करने से रूट अनचेंज रहेगी कि नहीं? ओमेगा का स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा। किस केस में इक्वल रूट है? एक इसमें और एक इसमें, तो हाफ आंसर नहीं है क्या? 2/4 इक्वल रूट के लिए 4 कंडीशन, 2 में बराबर रूट आ गया। इस बार में 2 का काम क्योंकि उसने बोला नहीं है कि रूट रियल है, उसने बोला नहीं है कि रूट रियल है। समझ आ गए? देखो और फिर आप 90 10th में लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है। 10th किसका डाउट है? 10th में प्रश्न कुछ ऐसे समझने की कोशिश करो जितना तक मैथ्स की लैंग्वेज को समझा हूं कि एक बॉक्स में 12 कूपन है, ठीक है? 3 कूपन में प्राइस है, ठीक है? पहले में प्राइस है टमाटर, दूसरे प्राइस है आलू, तीसरे प्राइस है शिमला मिर्च, ठीक है? और बाकी के 9 में लिखा हुआ है बैड लक टेक्स्ट। ऐसा कुछ हो रहा है? अब सक्सेस तो मिलेगी। अब ए के 3 शेयर्स है, ए को 3 चीजें उठानी है, ए को सक्सेस मिलेगी जब कम से कम एक बार प्राइस है। तो ए की सक्सेस को हम ऐसे काउंट कर सकते हैं क्या? 1 माइनस कि कभी भी सक्सेस नहीं मिली, तीनों के तीनों अटेम्प्ट में उसका ब्लैक ही आया। ये एक ही सक्सेस काउंट हो जाएगी कि नहीं? सक्सेस मिलेगी जब कम से कम एक प्राइस आया होगा,
इसका ठीक उल्टा क्या है, कोई भी प्राइस 1 माइनस कोई भी प्राइस नहीं आया, तो जो तीन उसने अपने शेयर से तीनों उठाए, तीनों पे क्या लिखा है, ना आलू ना टमाटर ना शिमला मिर्च। समझिए ऐसे ही बी के लिए उसके दो शेयर है सारे, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा उसके सक्सेस के चांसेस ज्यादा। समझ आ गया जी? तो याद क्या है? चलो और 40 14 तो बता दें। रुपीज है और एन 10 पैसे। एन हमारे पास 1-1 रुपए के सिक्के हैं और एन हमारे पास 10-10 पैसे के सिक्के हैं, ऐसा है कुछ प्रश्न। ठीक है, एन हमारे पास क्या है, 1-1 रुपए के सिक्के और एन क्या है, 10-10 पैसे के सिक्के। एक लाइन पर अरेंज किया गया, एक लाइन पर अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे n plus n factorial upon n factorial n factorial। समझ आ रही बात है? अब स्क्रीन वाले क्या होने चाहिए, 10 पैसे के सिक्के, और स्क्रीन में तो 10 पैसे के सिक्के ही फिक्स हो गए, आपस में बीच वाले अरेंज होंगे, n plus n minus 2 factorial divided by n factorial into n minus 2 factorial। 10 पैसे के सिक्के यहाँ पर अरेंज करके नहीं समझ रहा है? अब 10 पैसे के यहाँ बात की, अब 10 पैसे के n माइनस 2 बचे, रुपीज वाले तो नहीं बचे, तो टोटल n प्लस n माइनस 2। इसका नाम है, इसका नहीं समझ आया? और कोई डाउट? 19वां किसका डाउट है? किसका डाउट है? हो गया इसका नहीं क्या होगा? 19वां किसका हो गया है? इन्हें हैंड एट रिस्क मतलब 4 लोग हैं, 13 काटने में। ठीक है, आवाज नहीं बड़ी। पहले 12 में से 13 हफ्ते लिए, वो इसको दे दिए, बचे 39, उसमें से 13 हफ्ते लिए, वो इसको दे दिए, बच्चे 26, उसमें से 13 हफ्ते लिए, उसको दे दिए, बचे 13 हफ्ते किसी चौथे जाने को दे दिए। डिस्ट्रीब्यूट हो गया नाम से। अब इसमें क्या इसको मैं 4 फैक्टोरियल में डिवाइड करूंगा कि नहीं? यहाँ ग्रुप स्पेसिफिक है ना, तुम्हारे पास 13 कार्ड हो और उसके पास 13 कार्ड पर चेंज कर दे तो तरीका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो समझाया था ग्रुपिंग वाली प्रॉब्लम।
समझ आ रही बात है? 13 दे दिए, बस हो गया काम खत्म। इसमें ग्रुप्स के नाम है हमारे पास। चलो अब 4 की स्पेसिफाइड प्लेयर लिखा हुआ है। स्पेसिफाइड का मतलब 4 की जिसको जाने हैं वो पता है किसको जाने हैं, वो लक्षित को जाने हैं, मान लो 4 की, ठीक है। तो इसके पास 4 की चल गई। अब इसके पास और कितने पत्ते जाए? कितनों में से? 40 में से, 13 में से 4 ही है, बाकी बचे 40 है। और बाकी ये बात चीज हो जाएगी, बाकी सब में ये वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल नहीं समझ आया तो हाँ बाकी जो बचेंगे 39 वो तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 13 इसको 13 इसको 13 इसको, बस एक जाने को जिसको 4 की जाए तो उसी का देखना है। बस स्पेसिफाइड लिखा है तो 4 किसको जाने हैं इनटू 4C1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पेसिफाइड लिखा हुआ है। अगर स्पेसिफाइड ना लिखा होता तो पहले 4C1 करते, चारों में से एक को चुनते जिसको 4 की देने हैं। समझ आ रहा है? चौकड़ी तो उसके लिए पत्ते चलो थोड़े लगाओ ऐसे पत्तों पे। चलो और थोड़ा यूनिटी वन में 70 यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स आना चाहिए। किसका लौटना हो जाएगा? टोटल तरीके 6 फैक्टोरियल, टोटल 6 सीखा है हमारे पास। बॉयज गर्ल को अल्टरनेटिवली काटना है। अगर बॉयज से शुरू करते हो तो ये सिचुएशन, या गर्ल से शुरू करोगे तो 2 केस ही बनेंगे कि नहीं? इन तीनों को अरेंज करने के तरीके, इन तीनों को अरेंज करने के तरीके इंटू 2 मींस बॉयज से शुरू कर रहे हैं, हो जाए और टेबिंग के साथ करो बेटा। टेबिंग टू अगली बार डिस्कस करेंगे। अगली बार करेंगे आप क्या है तो पहले 10 करेंगे, बात नहीं होगा 1 से 10 तक घटाओ। अरे स्वामी भाई हेलो, कैप्टन अमेरिका से बैठो। सिक्स 5 डिजिट नंबर बनाना है, इनको यूज करके इसको फिल करने के तरीके 5, इसको फिल करने के तरीके 5, क्योंकि 0 आ सकता है यहाँ पे। 4 3 2 तो नीचे आ जाएगा 25। अब क्या है, नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 6 से। 6 से डिविजिबल तो इवन होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल। तो पहला केस ले लेते हैं, यहाँ पर 0 फिक्स है। अब जो भी नंबर बनेगा वो इवन ही बनेगा। अब देखना यह है कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर नंबर यूज कर सकते हैं 1 2 3 4, 4 3 7 9 1 10।
सातों का डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन इसमें 4 को हटा के 5 को डाल दे तो नहीं, 3 को हटा के 5 को डाल दे तो 5 4 को 10 तो 12। इसको अरेंज करने नहीं, इसको अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल, एक तो इस केस में आ जाएगा। और कुछ कर सकते हैं क्या? 2 को हटा के 3 डालेंगे, 1 को हटा के 3 डालेंगे तो डिविजिबल नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा केस, जब यहां पर कौन है 2 है, अब यहां पर 0 नहीं आ सकता, इसका ध्यान रखना है। अब इन सब का सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यहां पर 2 तो फिक्स है ही है, इनका सम 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्या डिजिट ले सकते हो? 5 4 0 3 है? ये तो कैसे काफी 5 4 9 12 होता है। अच्छा 5 4 9 12 होता नहीं बढ़ेगा। 0 हटा के क्या डालेंगे 1, 5 4 9 10 से 13 15 और एक बार वो हो जाएगा, बन जाएगा ना। किसका डाउट था? करना चाहिए पूरा ऐसे केस में हो जाएगा। बस यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। 3 को निकाल के 0 डालोगे इसमें ना, तो उसको ध्यान रखें कि सिर्फ फैक्टोरियल मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। एक केस ये बनेगा 5 4 1 0 2। उस केस में हम कहेंगे इसको भरने के तरीके 3, 1 4 5 से कोई, इसको भरने के तरीके 3, इसको 2 इसको 1, ये तो फिक्स है। और इस वाले केस में 4 पे टूरेट कर देंगे सीधा, क्योंकि 0 नहीं है। चलो और बताओ, APB2 1 से 10 में बताओ, नहीं है। चलो बाकी अगली बार डिस्कस करेंगे। तो अभी समय है, तुम लोगों के पास पाठशाला में क्लासेस कम है, स्कूल का भी लोड बहुत ज्यादा नहीं है, तो अपना लेवल इंप्रूव कर सकते हो। कई बच्चे तो लगे हुए हैं अच्छे तरीके से, लेकिन कई बच्चे अभी भी नहीं उतना मेहनत कर रहे। डाउट पूछने अभी भी बहुत कम बच्चे आते हैं, तो जो चीजें नहीं आती उनको करो, उसके डाउट पूछो, आगे उसको कवर अप करने की कोशिश करो। प्रोबेबिलिटी बड़ा धीरे धीरे करा रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत है। चैप्टर के वजन की आखिरी चैप्टर चल रहा है हमारा, इसके बाद रीजनिंग है, एक लेक्चर में हो जाएगा, स्टैट है, एक लेक्चर में हो जाएगा। तो रीजनिंग स्टैट दोनों एक लेक्चर में करवा देता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास समय है तो आराम से करेंगे। एक लेक्चर में रीजनिंग, एक लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स। रीजनिंग का 4 नंबर का प्रश्न पक्का आएगा, इसमें आता ही है, सभी टेस्ट में आता है। फ्री के 4 नंबर है। स्टैट्स का प्रश्न आएगा 4 नंबर का, फ्री के 4 नंबर है, ठीक है ना। लेकिन अपने एंड पे आप लोगों को कंसर्न होकर तैयारी करनी पड़ेगी। आप किसी भी चीज को टेकन एज ए ग्रांटेड नहीं ले सकते, हमें ये तो आता है। आज जो शाम को क्लास है 7 से 9 वाली, उसमें हम हाइपरबोला की थ्योरी खत्म करेंगे और एलिप्स प्लस हाइपरबोला के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसकी एक क्लास और में हम एलिप्स और हाइपरबोला के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 6 तारीख को टेस्ट है, तो इस समय आप कोऑर्डिनेट को अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपके पास टाइम भी है, डाउट भी आकर पूछ सकते हो। इतना समय मिलने के बाद भी अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं करते हो तो आपकी मेहनत में कमी है। क्योंकि इतना समय किसी बैच को नहीं मिला है, किसी को नहीं पता कि अच्छा बोर्ड का एग्जाम लेट हो रहा है, कोविड के चक्कर में चीजें भी धीरे धीरे चलती रहेंगी। तो कंपटीशन इससे टफ होगा, इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी चिंता रहने की जरूरत है कि बाकी बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं।
तो अगर अभी रिलैक्स हो जाओगे तो आगे आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और मटेरियल भी आपको कंसाइज करना चाहिए। मैं बार बार इस बात पर फोकस देके कह रहा हूं, ये नहीं कि स्टूडेंट ए वो किताब कर रहा है तो स्टूडेंट बी की बोले मैं भी वही किताब कर लूं। आप जो भी मटेरियल करना चाहते हो एक बार आके टीचर से पूछो, लेकिन वो तब आके पूछोगे जब आपने उसके पहले के स्टेप फॉलो कर रखे हैं। आपने एनसीईआरटी पूरी कर रखी, आपने एदा सूत्रा कर रखी है, आपने पाठशाला की शीट कर रखी है, टीवाईक्यू कर रखे हैं, विकास सूत्रा कर रखी है, तो एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ करो। अगर ये प्री रिक्वेस्ट आप नहीं कर रखे फिर एक्स्ट्रा मटेरियल करने से कोई मतलब नहीं है। 10 किताबों से करने से मतलब नहीं है, एक किताब 10 बार करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, दूसरों को इंटिमिडेट नहीं होना चाहिए कि वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा कर दे, वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा कर दे। नो। और दूसरों को देखकर कुछ तो होने की जरूरत नहीं है, अरे वो तो पढ़ नहीं रहा है, खुद पढ़ रहा हूं। दोनों तरफ बात करती है, वो तो इतना कम पढ़ रहे, मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं। दूसरों को देखकर मोटिवेशन लो, कभी वो कर रहा है अच्छे मार्क्स आ रहे तो हम भी मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत अपने टर्म्स पे करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। आपको अल्टीमेटली इस बात पे फोकस करना है कि आपका मेंस का स्कोर कैसे इंप्रूव हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपका प्राइम टारगेट सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए कि मेंस के मार्क्स में मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूं, ये सिर्फ आपका प्राइम टारगेट होना चाहिए, नथिंग एल्स। बोर्ड के एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आपको सिर्फ मेंस पर फोकस करना है कि मेंस में मैं कैसा अपना इंप्रूवमेंट करूं। पूरा का पूरा एनर्जी, पूरा का पूरा सोच जो भी है उस पर लगाओ। एक बार मेंस पहला मेंस का अटेम्प्ट आपका अच्छा हो गया, उससे आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, मोरल हाई होगा। तो जो आपकी कमियां हैं, जो जब नहीं समझ आए, जिनमें डाउट्स है, आपसे डिस्कस करो, डाउट पूछो आगे। दिस इज द वे ऑफ स्टडी। ठीक है, तो दूसरों को देखकर रिलैक्स्ड भी नहीं होना और दूसरों को देखकर पागल भी होना, वही वो तो इतना पढ़ रहा है कुछ कर नहीं रहा। दोनों बातें नुकसान है। अरे वो कुछ नहीं कर रहा, मैं पढ़ रहा हूं, वो भी नुकसान है। तो देखो आगे, और मेंटली स्टेबल रहना बहुत जरूरी है इस समय आप लोगों का। मेंटली स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। आप कोई मटेरियल कर रहे हो उसको आप पूरा करो, तो उसके क्वेश्चन अच्छे से आपने कर लिए, आपको खुद से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा जगह से मटेरियल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं कि आपने 8 किताबें कर ली तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने 4 किताबें की, 3 किताबें की, लेकिन अच्छे से की, खुद से की, सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए। टीचर से डाउट पूछा, टीचर ने हिंट दिया, घर जाकर दोबारा सॉल्व किया। पहली बार आपने जब वो क्वेश्चन कोई भी किसी बुक का कोई क्वेश्चन सेट लगाया, पहले आपको 20 में से 10 सवाल हुए, उसको कुछ महीने बाद दोबारा करो, देखो मुझे रिटेन है कि नहीं। मेंस में बहुत ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन सब चैप्टर से कवर करके 2-2 चैप्टर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सारे चैप्टर कवर करना जरूरी है। आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते। पता नहीं आपको, मान लो कोई कहता है कि मैंने प्रोबेबिलिटी छोड़, पता लगा प्रोबेबिलिटी का आसान क्वेश्चन आ गया और तुम पहले एंट्री पर वेट हो गए कि मैं प्रोबेबिलिटी का छोड़ के आऊंगा। तो सब चैप्टर पे फोकस हो गए, उनको मजबूत करने की कोशिश करो, तो मार्क्स आएंगे भी आएंगे। मेंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, क्लास में जो प्रश्न कराते हैं वही प्रश्न आएंगे। 100 में से 100 नंबर मेंस में आ जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा गेम नहीं मान लिया हमने। अभी बोला में 100 में से 100 आए तो आए थे, ऐसे तो बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, लिखो आगे।
बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया था, n बार रिपीट होता है, हर बार सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, सेम कंडीशन में एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है। कितनी बार सफलता मिलेगी उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, कब कब मिलेगी उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। 10 में से 5 बार सफलता मिली, लेकिन कब कब मिली उसका ध्यान इंटेंसिफाई रखता है। बाकी हर बार एक्सपेरिमेंट सेम कंडीशन के अंदर रिपीट हो रहा है, तो ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो सबके प्रोबेबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। बाइनोमियल हो गया था, हाँ लिखो। रैंडम वेरिएबल हो गया था, लिखो आगे मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। मीन भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। उसको ऐसे भी नोट करते हो, ऐसे भी नोट करते हो, एस्टिमेशन xi ठीक है। रैंडम वेरिएबल जितनी वैल्यूज आ रही है उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, यू विल गेट मीन। देखो कैसे, हमने एग्जांपल लिया था नंबर ऑफ हेड, ऐसा एग्जांपल लिया था रैंडम वेरिएबल में, 2 पॉइंट टॉस किए गए, सैंपल स्पेस बना था HH TT PH H, नंबर ऑफ हेड। तो इसका एक टेबल बना लेते हैं, एनसीईआरटी जैसे प्रॉब्लम करती है। xi नंबर ऑफ हेड या तो 0 होंगे या 1 होंगे या 2 होंगे। रैंडम वेरिएबल के आउटपुट क्या क्या हो सकता है, 3 ही हो सकते हैं इस केस में। x क्या है, कितने हेड होंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा या 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब मीन निकालना है तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दे, ऐड कर देंगे। 0 into 1/4 0, 1 into 1/2 plus 2 into 1/4, so answer is 1। so इस रैंडम वेरिएबल का मीन 1 है, हमेशा 1 नहीं आता, यहाँ आगे और लिखा है। समझ आ रहा है। और सोच सकते हो ऐसा क्यों हुआ, मीन कैसे निकालते हैं। अगर बचपन में थोड़ा तो याद हो, x1 f1 प्लस याद है फ्रीक्वेंसी बोला x2 f2 सो ऑन अपॉन कैपिटल N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे भी निकालते हो। f1 क्या है, ये क्वांटिटी कितनी बार आ रही है, f1 बार आ रही है। इसको अलग करोगे तो ये x1 into प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 हो गया कि नहीं, नहीं हो रहा। x2 कितनी बार आ रहा है, तो x2 into f2 अपॉन x2 into प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 आ रही है कि नहीं। समझ आ रहा है कहां से आ रहा है बताइए। बाकी फॉर्मूला याद हो तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लिख लो। मीन ऐसे निकालना, 5 साल के 4 बच्चे हैं, 3 साल के 6 बच्चे हैं, 20 साल के 8 बच्चे हैं, 40 साल के 9 बच्चे हैं। तो नंबर ऑफ बच्चे इंटू एज अपॉन टोटल नंबर ऑफ बच्चे, ऐसे करते हैं।
तो किसी भी रैंडम वेरिएबल का आपको मीन निकालना आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है और मेंस में तो क्या आएगा नहीं। आसान सा काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लिखो आगे। variance of a random variable e of x square minus ex का होल स्क्वायर बोले तो समेशन xi स्क्वायर इंटू pn इसका स्क्वायर इंटू ये इसका मतलब क्या करेंगे 0 का स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/4 माइनस समेशन एक्स है के तो निकाला था हमने एक तरह से मीन का स्क्वायर होगा कि नहीं, ये तो कैलकुलेट कर लोगे कितना आ जाएगा 0 बहुत क्या हाँ समझ आ गया। बड़ा आसान सा है कैलकुलेट करना। रैंडम वेरिएबल की हर एक वाली का स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और माइनस मीन का होल स्क्वायर लिख लो है। समझ गया भाई। देखो आगे रिमार्क or by nominal experiment पहले आपको पहचानना होगा, प्रश्न दे रखा होगा, आपको कैटेगराइज करना होगा क्या ये बायनोमियल एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। और अक्सर मीन और वेरिएंस निकालने वाला प्रश्न अगर प्रोबेबिलिटी में पूछा गया है, स्टैट्स की बात अलग है, अगर प्रोबेबिलिटी में पूछा गया है मीन और वेरिएंस का प्रश्न तो चांसेस है कि वो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट पर पूछेगा।
क्योंकि बायनोमियल एक्सपेरिमेंट में हमारे पास सिंपल फार्मूला, अगर वैसे मीन और वेरिएंस निकालना हो तो वो तो एनसीईआरटी का लंबा मेथड है कि नहीं, एक्स आई पी आई करके निकालते रहो, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, बायनोमियल एक्सपेरिमेंट दे देता है, अगर आपको फार्मूला याद है, फार्मूला पता है, तो आप विद इन 5 या 10 15 सेकंड में निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं याद, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपको पहले कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये एक्सपेरिमेंट बायनोमियल है कि नहीं। बायनोमियल एक्सपेरिमेंट पता है कैसा होता है, जिसके दो ही आउटकम होते हैं, आइदर सफलता और असफलता, और हर बार एक्सपेरिमेंट जब भी रिपीट किया जाता है, रेपुटेशन की कंडीशन चेंज नहीं होती। अगर बैग में 10 गेंदे हैं, लाल गेंद आने की सफलता है, तो हमेशा वही सिचुएशन रहनी चाहिए, लाल गेंद निकाली फिर दोबारा, ठीक है। तो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट अगर कोई है, उसके मीन का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, n है नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीटेड under same circumstances, P is the probability of success in one trial, Q is the probability of failure in one trial। तो इसका जो मीन है वो होता है NP, सिंपल बात। इसको आप प्रूव करना चाहो, आपने बायनोमियल थ्योरम चैप्टर पढ़ रखा है, तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। n बार एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ, या तो 0 बार सफलता मिलेगी, या 1 बार सफलता मिलेगी, या 2 बार मिलेगी, या 3 बार मिलेगी, या n बार मिलेगी। तो समेशन एक्स आई पी से निकाल सकते हो प्रूफ इसका, जैसा नो 0 बार सफलता इंटू 0 बार सफलता की प्रोबेबिलिटी प्लस 1 बार सफलता, तो वो क्या बनेगा 1 इंटू NC1 इंटू P इंटू Q की पावर n-1। तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन बन जाएगी, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो अगर प्रूफ करना चाहो तो। अगर प्रूफ नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रूफ करने की वैसे जरूरत बिल्कुल नहीं, ठीक है। और वेरिएंस का भी हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज NP। तो अगर आपको पता चल जाए कि एक्सपेरिमेंट बायनोमियल है, तो मीन और वेरिएंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि नहीं, समझ आ रहा है? देखो कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपका एक्सपेरिमेंट बायनोमियल हो, ये आप डिसाइड कर लोगे, और दिमाग में डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंट सेम कंडीशन से रिपीट हो रहा है। अगर मान लो एक्सपेरिमेंट 5 बार रिपीट हो रहा है और किसी एक ट्रायल में सफलता आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो उसका मीन क्या आ जाएगा 5 इंटू 1/3, और वेरिएंस क्या आ जाएगा 5 इंटू 1/3 इंटू 2/3। ये फार्मूला क्लियर है? और अगर आप इसको फॉर्मूले ना कैटेगराइज कर पाओ, फॉर्मूला आपको नहीं पता हो, तो आपको कैसा करना पड़ेगा? 5 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ, एक बार में सफलता मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/3, असफलता मिलने की 2/3, तो आपको सारे कैसे लेने पड़ेंगे? नहीं, 0 इंटू NC0 इंटू P की पावर 0 Q की पावर 5 प्लस 1 इंटू NC1 P की पावर 1 Q की पावर 4 प्लस 2 इंटू NC2 P की पावर 2 Q की पावर 3 सो। समझ आ रहा है? नहीं हो रहा है? समझ गए? तो उसका प्रूफ भी वही से आ जाएगा। कई बार ऐसा लिखता है एक्सपेरिमेंट इज बायनोमियल B2,3। अगर ऐसा वो नोटेशन लिखता है, इट मींस जो फर्स्ट वाला है ये है नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ,
और बाद वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट को ऐसा मिलता है, देयर इज अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट b n, p। तो n क्या है? नंबर ऑफ टोटल टाइम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड टोटल टाइम। और b क्या है? एक बार सफलता मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की पूरी कोर्स में यही कुछ है हमारे पास। देखो प्रश्न वेरिएंस का जब स्टैट्स आएगा थोड़ा बहुत बता सकते हैं, लेकिन स्टैट्स हमारा इतना डीपली है नहीं। होता क्या है वेरिएंस? स्टैंडर्डाइजेशन सुना? नहीं सुना? चलो ना सुनो। हमने किसी डाटा है उसका मीन निकाल लिया, ठीक है। अब हर एक वैल्यू, वो जो मीन निकालना है, उन हर एक वैल्यू का इस मीन से दूरियों का मीन, ठीक है। तो उसी चीज को निकालते हैं, ये वही चीज, ठीक है। वेरिएंस होता है डिस्पर्शन। मीन वैल्यू से हमारा डाटा कितनी दूर है। हम तो स्टैट्स बिल्कुल, हमारा जो कोर्स है स्टैट्स का वो 0.0001% है। स्टैट इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने इसकी इंपॉर्टेंस समझाई थी। स्टैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक, मैथमेटिक्स की अलग से ब्रांच है। इसको मैथमेटिक्स में भी कंसीडर नहीं करते। जैसे मैं पढ़ा हूं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, तो हमारा मैथ्स डिपार्टमेंट है वो प्योर मैथमेटिक्स का है। प्योर मैथमेटिक्स में इंडिया में 2 ही जगह होता है, एक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स और एक HRI चेन्नई, रवीश राय इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स चेन्नई। 2 जगह सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स होता है। हमारे डिपार्टमेंट में स्टैट्स नहीं है, हमारे यूनिवर्सिटी में स्टैट्स का अलग से डिपार्टमेंट है। तो मैथमेटिक्स इज ए डिफरेंट फील्ड, स्टैट्स इज डिफरेंट फील्ड। स्टैट्स फाइनेंशियल रिलेटेड होती है। तो जब बहुत बड़े लार्ज डाटा को स्टडी करते हैं, जैसे मान लो 100 लोगों का है, मार्क्स की बात हो रही है, एवरेज मार्क्स क्या है? एवरेज किसी चीज का पूरे डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। मतलब 100 बच्चे हैं, 50 के 0 मार्क्स आए, 50 के 100 मार्क्स आए। एवरेज निकालने के 0 वाला खुश और 100 वाला बोलेगा कि क्या निकाल दिया मुझे, घोड़े गधे एक बराबर कर दिए। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार के डाटा को स्टडी करने के लिए अलग अलग टूल्स है। उन्हीं टूल्स में आता है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। वो साइज ऑफ द डाटा पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द डाटा पे डिपेंड करता है। अगर स्टैट्स आगे जाकर और स्टडी करते हो तो वो कैलकुलस के साथ मिल जाता है। हम यहाँ पर समेशन यूज कर रहे हैं। समेशन के अगर एन टाइम्स इनफिनिटी लगा दो और कॉन्टिन्यूस डाटा हो कोई, तो वो इंटीग्रेशन की तरह बन जाएगा कि नहीं? तो बड़ा आगे चल जाता है वो। ऐसा प्रूव है स्टैट्स में, डिफिकल्ट भी है। जैसे IIT बॉम्बे में एक ब्रांच है स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, वो MSc के लिए है, BSc के लिए नहीं है। स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, वो आपने कहीं से ग्रेजुएशन की, BSc की, वहां से चले गए तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। ऐसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता है, वहां अगर आप BStat करते हो, BMath भी है, उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, BStat करते हो तो BStat करते ही आपका जो पैकेज है IIT में जो बंदे ने CSP उसके इक्विवेलेंट लग जाएगा। और अगर वहीं से आप MStat कर लोगे तो आप ऐसे में तैरोगे। IIT बॉम्बे से CS करने के बाद आप ऐसों में नहाओगे, ISI से MStat करने के बाद आप ऐसों में तैरोगे। और वहां BSc प्लस MSc करने की कोई फीस नहीं है। स्टार्टिंग में 3000 रुपये लेते हैं, उसको क्या कहते हैं स्कूल वाले? नहीं, आपसे 3000 रुपये लेते हैं। हाँ, पोस्टल मनी कह लो, सिक्योरिटी अमाउंट कह लो। आप कोर्स खत्म करने के बाद वापस रिफंड भी ले सकते हो और कोई फीस नहीं है। और पर महीने आपको 1000-1200 रुपये मिलता है BSc करते हुए, और MSc करते हुए 2 से 2.5 हजार मिलता है। अब शायद बढ़ गया हो, मुझे भाई प्रेजेंट सिनेरियो नहीं पता, ठीक है। उसका टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद इंटरव्यू होती है। तो
चाहो तो कर सकते हो, लेकिन IIT का जो फ्लेवर है, जो 4 में बहुत कम बच्चे छोड़ते हैं, क्योंकि जो स्टैट्स भी ISA में सिलेक्ट हो जाता है वो IIT में तो हो भी जाता है, ठीक है ना। तो जो IIT में जिसको होता है तो घर वाले भी नहीं भेजते, कहाँ जाएगा बी स्टार्ट करने, BSc करने भेजा तेरे को, बट उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है अगर आपको फाइनेंशियल में ही कुछ करना है, स्टैटिस्टिक्स फील्ड में ही कुछ करना है। ग्रांट्स अनलिमिटेड है उनकी, तो जितना भी इंडिया में होता है नॉर्मलाइजेशन करते हैं स्कोर को, वो ISA वाले करते थे। देखो एक क्वेश्चन, ए बॉक्स कंटेन्स, और ISA के एग्जाम में सिर्फ मैथमेटिक्स आता है, ISA के एग्जाम में सिर्फ मैथमेटिक्स आएगा और कुछ नहीं आएगा। ए बॉक्स कंटेन्स, स्टैट्स नहीं आता, ये सोचो कि वहां स्टैट्स भी आता है एग्जाम में, स्टैट्स नहीं आता, मैथमेटिक्स आता है, और बड़ा IIT के जैसा होता है, लेकिन क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, रट्टे बाज करने के दिमाग में लगते हैं। A box contains 15 green and 10 yellow balls. 15 ग्रीन है, 10 येलो है। If 10 balls are drawn, if 10 balls are drawn 1 by 1 with replacement, then variance of number of green balls drawn. पंद्रह ग्रीन है, 10 येलो है, 10 के अंदर एक करके निकालने की विद रिप्लेसमेंट वेरिएंस निकालना है नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। बारह बड़ा 5 सही आंसर है।
फर्स्ट होगा सबका एन क्या है यहाँ पे 10 केंद्र निकालने का स्क्वायर पर 10 बार क्लिक हुआ। एक पैर में ग्रीन बॉल होने की संभावना नहीं है। ग्रीन ने कितनी थी और टोटल तो 15 तो 10 इंटू 15/25 इंटू 10/25 आ रहा है इसमें सबका हो गया 25/169 सही है। सेकंड हो गया सेकंड तो नाम है किसका हो रहा है सेकंड 25/169 पहला समझ आ गया सबको सेकंड दो केस बनेंगे एक केस आया दूसरे केस में दो केस आया सेकंड हो गया सेकंड में डाउट किसी को इसका मतलब क्या है एक केस आया पहले दो ड्रॉ में सिर्फ एक केस आया
1 बाय 1 कर रहे हैं ड्रॉ। तो पहली बार में एस आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 और दूसरी बार में एस नहीं है 48/52। इसको इनटू 2 करोगे कि नहीं? करोगे कि नहीं? एस नॉन एस या प्लस दोनों बार में एस आया, इससे बात बन रही है क्या? समझ आ गया आयुष? और इसका डाउट है पहली बार में एस, दूसरी बार में नॉन एस, पहली बार में नॉन एस, दूसरी बार में एस, पहले दो बार एक के साथ एक का वैल्यू को हमें थोड़ी पता है। क्लियर है आपको? तो डाउट है, कंफ्यूजन तो हो सकती है। थर्ड का 152 और कोई 152 तो बनता है आंसर बताओ। गलत है। मीन 8 है, वेरिएंस 4 है। वेरिएंस 4 है, मीन 8 है, बाय नंबर स्क्वायर करना है 137 है। एनपी 8 है, एनपी 4 है, वहां से एनओपी आ जाएगी। आसान है, प्रश्न होना चाहिए। आगे हम इसका करो बात की। x ≤ 2 है, या तो 2 बार से पता नहीं, या 1 बार या 0 बार। n और p और q तो आ ही जाएगा। तो nc 0 p की पावर 0 q की पावर n प्लस nc1 p की पावर 1 q की पावर n - 1 प्लस nc2 p की पावर 2 q की पावर n - 2 का सम देगा। वहां से 1 का 4 का थर्ड है। एक बड़ा बात 4 पॉइंट डायग्राम से हो जाएगा।
थर्ड थर्ड तीन आता है, 4 आता है? थर्ड इसका हो गया। चौथे का 1/12, तीसरे का 1/47। थर्ड में हमें एमपी दे रखा है 8 और एमपी2 दे रखा है 4। डिवाइड कर दो तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 हाफ, सॉरी क्यू हाफ आ जाएगा तो पी भी हाफ होगा तो एन 16 हो जाएगा। x लेस देन इक्वल टू 2 है, जब 0 होगा 16c0 हाफ की पावर 16 प्लस 16c1 हाफ की पावर 16 प्लस 16c2 हाफ की पावर 16, ये आ जाएगा। बराबर करते तो बड़ा आसान से हो जाएगा। चलो भाई होमवर्क करके आना पीपीपी2 के बाकी के प्रश्न और एनसीईआरटी के से प्रोबेबिलिटी कंप्लीट। कल एनसीईआरटी के से बाकी के एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हम और डीपीपी2 के बाकी के प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी 10 मिनट का ब्रेक है। ब्रेक के बाद हम हाइपरबोला शुरू करेंगे और उसकी थ्योरी खत्म करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसके प्रश्न करेंगे।